आज से हम शुरू कर रहे हैं SA 402। इस ऐसे को हमने कभी इंटरमीडिएट में टच भी नहीं किया है। वी हैव नेवर एवर interacted with this particular SA 402, nor we have any idea about this what is exactly 402, but ये इन्होंने दे दिया एज अ जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। क्यों दिया इस चैप्टर में, गॉड नोस, क्योंकि इसका पूरा लेना देना तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस से ही है, बट इसको इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चैप्टर में डाल दिया। अपना कोई उनका एजेंडा रहा होगा। 402 का नाम क्या है? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट कंसिडरेशन उस एंटिटी के संदर्भ में जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रही है। यानी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आप हर एंटिटी में लगाएं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये आप हर एंटिटी के अंदर लगाएंगे ही। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये किस एंटिटी पे लगेंगे, तो ये है आप और ये है आपका क्लाइंट, और इस क्लाइंट ने अपने फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो फंक्शंस कर रखे हैं आउटसोर्स। परचेस आउटसोर्स कर दिया, सेल्स आउटसोर्स कर दिया, अकाउंट्स आउटसोर्स कर दिया, HR आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं हमारा क्लाइंट, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम करना चाहते हैं साइन। ऑडिट करने के बाद वो बंदा यूज कर रहा है किसको? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज। यानी अपना काम उसने किसी और को ठेके पे दे रखा है और वो ठेकेदार काम करके इसको दे रहा है। परचेज डिपार्टमेंट इसका है ही नहीं, इसने परचेज आउटसोर्स कर दी कि भाई मेरे लिए परचेज करने का काम आपका, मेरे लिए सेल करने का काम आपका। मान लो मैं सिर्फ अमेजोन से ही चीजें बेचता हूं, मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूं मैं उसे ऑनलाइन पोर्टल से ही बेचता हूं। आई डू नॉट मार्केट माई सेल्फ। तो फिर क्या करेंगे? आई एम आउटसोर्सिंग इट। सिंपल है, मैंने अपनी सेल्स ही क्या कर दी? आउटसोर्स कर दी। जब आप एक ऐसी एंटिटी के ऑडिट पर जाते हो जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को हायर कर रही है, तो वहां जाकर प्रॉब्लम एक नई क्रिएट हो जाती है कि जब ये प्रोसेस आउटसोर्स हो गई है, अगर ये परचेस यहां होती तो ये परचेस का इंटरनल कंट्रोल कैसे किया जा रहा था मुझे पता होता। अगर ये परचेस यहां होती तो इसका इंटरनल कंट्रोल कैसे किया जाता वो मुझे पता होता। बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये परचेस यहां हो ही नहीं रही, ये परचेस यहां हो ही नहीं रही है, ये परचेस ही बाहर हो रही है। अब उसका इंटरनल कंट्रोल क्या होगा? Who knows?
प्रॉब्लम। भाई उसका इंटरनल कंट्रोल कैसे पता चलेगा मेरे को? वो ट्रांजैक्शन सही प्रोसेस कर रहा है, उसके इंटरनल कंट्रोल कैसे? तुम्हारे यहाँ सेल और परचेस रिकॉर्ड हो रही होती, तुम्हारे यहाँ सेल और परचेस हो रही होती, तुम्हारे यहाँ सेल और परचेस रिकॉर्ड हो रही होती, तुम्हारे लोग सेल परचेस कर रहे होते, तो मैं RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा करके देखता कि भाई यहाँ इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या है। अब ये सारी चीजें तुमने कर दी है आउटसोर्स। अब मैं वहां पर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके इंटरनल कंट्रोल को कैसे इवेल्युएट करूं? मिस्टर घनघोर परेशान है। इसी लिमिटेड ने अपने सारे फंक्शंस, मैक्सिमम फंक्शंस आउटसोर्स कर रखे हैं, और जो फंक्शंस आउटसोर्स्ड हैं वो सारी एंटिटीज वो हैं जहां सीए घनघोर को जाने का अधिकार भी नहीं है। तो अब उनके द्वारा किए गए काम पर विश्वास कैसे करें? क्लाइंट के द्वारा किए गए काम पर तो क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का एवेल्युएशन करके हम विश्वास कर लेते थे। अब इनका विश्वास कैसे करें? समस्या समझ में आई आपको? आत्मा समझ में आई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की? मुझे एक मात्र उद्देश्य है कि भैया ये जो इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेस लगा रहे हैं इन पे भरोसा करूं कि नहीं करूं, और कितना करूं। 100% चेकिंग तो नहीं कर सकता मैं, शुरू से मालूम है कि हम 100% चेकिंग नहीं कर सकते हैं। जब हम 100% चेकिंग कर ही नहीं सकते हैं और टेस्ट चेक करना है, तो सैंपल कितना बड़ा रखूं नहीं रखूं, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रखूं क्या नहीं रखूं, भाई साहब ये तो सब मतलब बड़ा काम हो गया है। तो अब मैं कैसे चेक करूंगा यार वहां पे क्या है? तो मेरी इस उलझन को सुलझाने के लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम रखा ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इस स्टैंडर्ड की जो जरूरत है वो समझ में आई? तुम आगे बढ़ो, चैट पे लिखना पड़ेगा यस नो जो भी। क्या है, थोड़ा सा आलस्य छोड़ो, इंटरैक्टिव बनो। सुन ही रहे हो, समझ ही रहे हो, तो बोलो कि समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है? बड़ा सिंपल है सर। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है या सेगमेंट ऑफ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। कई बार वो अपनी भी सेल कर रहा है और उसका एक मार्केटिंग डिवीजन है जो उसकी भी मार्केटिंग करता है और जमाने की मार्केटिंग करता है, तो हमारी भी मार्केटिंग उसको आउटसोर्स्ड है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक एंटिटी अलग से हो, किसी एंटिटी का एक सेगमेंट भी हमको ये थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी का सेगमेंट भी हमको क्या कर सकता है, सर्विसेज दे सकता है। इज अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और segment of third party organization that provide services to user entity, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? यूजर एंटिटी को। एंड दैट इज पार्ट ऑफ दैट एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई साहब यूजर एंटिटी कौन, पहले उस पे आ जाओ। An entity that uses service organization and whose financial statement are being audited। अच्छा, अब समझ में आया कि भाई साहब हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं वही तो यूजर एंटिटी है, और ये यूजर एंटिटी इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रही है, और ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इस यूजर एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है
और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो इस यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कहीं ना कहीं गहराई में रिलेटेड। भाई साहब, सेल करोगे, परचेस करोगे, प्रचार करोगे, मार्केटिंग करोगे, ये सब एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों को ही इफेक्ट करेंगे ना। तो जब भी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे एंटिटी को अपनी सर्विसेज देती है और वो सर्विसेज ऐसी देती हैं कि जिस एंटिटी को सर्विस दे रही है उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट करती है या उसका एक पार्ट बनती है, तो हम कहते हैं कि भाई ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। You are becoming part of entity's information system. You are becoming part of entity's financial reporting system by giving them services. It is known as what? Service organization. क्या ऐसा भी होता है कि कुछ एंटिटीज ऐसी हों जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो हैं लेकिन एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम को या रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को उतना अफेक्ट नहीं करते, है ना? अब हमारे हर क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। हमने उसका मेंटेनेंस आउटसोर्स कर दिया कि यार आप अब मेंटेनेंस आउटसोर्स किया है, टेक्निकल काम आउटसोर्स किया है, सिर्फ जो खर्चा आएगा उसका बिल है, वो भी एनुअल है और उसमें भी कोई मटेरियल चीज नहीं होती। तो फिर ऐसे आउटसोर्सिंग क्या काम किया? आउटसोर्सिंग ऐसा हो जो एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हिस्सा बने, तो हिस्सा बने, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पर। तो वी हैव नो पॉइंट इन दैट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एक हुआ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी एंटिटी जो हमारी ऑडिटिंग एंटिटी को, हमारी ऑडिट क्लाइंट को ऐसी सर्विसेज दे रही हैं जो सर्विसेज उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हिस्सा है। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं है, वो सर्विसेज आप कितनी ही आउटसोर्स करो, हमें कोई मतलब नहीं। दैट इज इम्पोर्टेंट। अब बात आती है हु इज सर्विस ऑडिटर एंड हु इज यूजर ऑडिटर। तो पहले अपन यूजर ऑडिटर समझ लेते हैं। एन ऑडिटर हु ऑडिट्स एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूजर एंटिटी, यानी हम, यानी घनघोर, ये कौन है? यूजर ऑडिटर है। ओके। एंड हु इज सर्विस ऑडिटर? यार देखो, मैंने तुमको पहले से ही कंसर्न बताई है कि हमारी कंसर्न क्या है। सब हमारी कंसर्न ये है कि जिस एंटिटी को हमने अपना वर्क आउटसोर्स किया है, वो एंटिटी ढंग से काम कर रही है कि नहीं, ढंग से प्रोसेस फॉलो कर रही है कि नहीं, ढंग से इंटरनल कंट्रोल चला रही है कि नहीं, उनके इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन, मेंटेन्ड और इम्प्लीमेंटेड हैं कि नहीं है। नहीं तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मिस स्टेटेड आएगी। और वहां मैं यहाँ हूं, यहाँ इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क असेस कर रहा हूँ, वहां इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क कैसे असेस करूंगा मैं उनकी? बिना वो असेस करे मैं उनके द्वारा किए गए काम पर अपनी ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कैसे डिसाइड करूंगा? तो मेरे को प्रॉब्लम है भैया, मेरे को इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, तो चाहिए तो क्या करेगा? वहां जाएगा क्या? और सोचो आप किसी बड़ी बड़ी आउटसोर्सिंग फॉर्म है जेनपैक टाइप की, वहां आप पहुंच गए, बोले भैया आप कौन? हम ऑडिटर है। किसके? बोले आपके क्लाइंट के। क्या करना है? बोले आपके इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। वो बोलेगा तुम्हारे जैसे 1760 क्लाइंट है मेरे, सबको आने दूं यहाँ? तो दिन भर एक आदमी भ्रमण ही करवाता रहेगा मेरे ऑफिस में सब। पागल समझते हो क्या? नहीं हो पाएगा। और तो भैया फिर हम कैसे? तो फिर एक तरीका निकाला गया है, क्यों ना जेनपैक का ही क्या करवा दिया जाए, सिस्टम ऑडिट। एक बंदा जाए, वो उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल और सारे प्रोसेस कंट्रोल और प्रोसीजर्स और
जो भी एसओपी बने हुए हैं, जो भी मैनुअल बने हुए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, उन सब का घनघोर ऑडिट करे और एक रिपोर्ट बना के दे दे कि भाई मैंने देख लिया है, इस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है, आप लोग विश्वास कर सकते हो। कहूँ तो भैया हम उसकी रिपोर्ट पे भरोसा कर लेंगे। हम हो गए यूजर ऑडिटर, वो हो गया सर्विस ऑडिटर। अब आप सर्विस ऑडिटर पर आपको समझ में आएगा। एन ऑडिटर who at the request of service organization, बाबू गलती से भी ये मत सोचना कि सर्विस ऑडिटर को यूजर ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। ना 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 ना, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो एक अश्योरेंस रिपोर्ट देता है ऑन द कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करके उसके ऊपर एक अश्योरेंस रिपोर्ट दे दे। ऐसा अपॉइंटमेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है एक ऑडिटर की, ताकि दादा आओ हमारा ऑडिट करो, हमारे कंट्रोल्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी करो, ताकि हमारे जितनी यूजर एंटिटीज हैं उनके ऑडिटर्स को हम वो पकड़ा दें, ताकि वो इन रिपोर्ट पर भरोसा कर लें। So it is very very clear what exactly it is. Who is service auditor? An auditor who at the request of service organization. ये फंडामेंटल क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है भाई साहब। At the request of service organization, not at the request of user entity, not at the request of user auditor. वो अपने सिस्टम्स को ऑडिट करवाएंगे। अब आप देखो, सिस्टम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेगा सर्विस ऑडिटर, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लेगा यूजर एंटिटी, और यूजर ऑडिटर जो है वो सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट पर भरोसा करेगा। यानी यूजर ऑडिटर को किसकी रिपोर्ट चाहिए? सर्विस ऑडिटर की, ताकि वो भरोसा कर सके कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सही है, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इम्पैक्ट आ रहा है बस उसका एक इवैल्यूएशन करना है। क्या आपको ये चारों टर्म क्लियर हो गई? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूजर एंटिटी, यूजर ऑडिटर एंड सर्विस ऑडिटर। अब बात आती है, क्या सारी आउटसोर्स सर्विसेज जो हैं वो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट हैं? तो मैंने आपको कहा था, नॉट ऑल सर्विसेज आर रेलेवेंट टू ऑडिटर। जैसे मैंने बोला, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आउटसोर्स कर दिए गए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रिक्रूटमेंट आउटसोर्स कर दी, क्या फर्क है? रिक्रूटमेंट है, लोगों को ढूंढ रहे हैं सोर्सेस से कि कौन कौन हमारे लिए अच्छे लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक फिगर अफेक्ट करते, कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। ऑल सर्विसेज आउटसोर्स्ड आर नॉट रेलेवेंट फॉर ऑडिटर। लेकिन अब अगर सर्विसेज गिवन बाय सर्विस ऑडिट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन and control over them are part of entity's information system including business process relevant to financial reporting, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन तब मैं ये बोलूंगा कि यार ये मेरे लिए रेलेवेंट,
मैं एज एन ऑडिटर वहां गया, मैंने कहा भैया क्या क्या आउटसोर्स है। उन्होंने 22 सर्विसेज की लिस्ट दी थी कि दादा ये सारी चीजें आउटसोर्स्ड। अब मुझे बैठ कर ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि दादा कौन कौन सी सर्विसेज जो आउटसोर्स हो गई हैं वो मेरे वर्क को इफेक्ट करेंगी। मेरे वर्क को इफेक्ट करेंगे मतलब एंटिटी के नॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, बिजनेस प्रोसेस को, इंटरनल कंट्रोल को इफेक्ट करेंगी। 3 वर्ड याद रखना, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द एंटिटी, बिजनेस प्रोसेस ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द एंटिटी। और इंफॉर्मेशन सिस्टम और बिजनेस प्रोसेस भी कौन से, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट करते हैं। एक मिनट, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं SA 402। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हे ऑडिटर, तू एक ऐसी एंटिटी के ऑडिट पे गया है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रही है, तो तुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कितने रेलेवेंट आउटसोर्स्ड फंक्शन हैं जिनसे तेरे ऑडिट पर फर्क पड़ने वाला है। और अगर तेरे ऑडिट पे फर्क पड़ने वाला है तो तू अपनी ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई कर। पर तेरे ऑडिट पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये तो पहले डिसाइड कर। और मैं वही कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि क्या सर्विस गिवन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ओवर देम। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से आप ऑडिट करवा रहे हो और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से आप अपना फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जो फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हो उसके ऊपर जो कंट्रोल है, क्या वो तुम्हारे इंफॉर्मेशन सिस्टम और बिजनेस प्रोसेस का ऐसा हिस्सा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है। क्यों तुम सैलरी प्रोसेस करवा रहे हो, मतलब सैलरी प्रोसेसिंग आउटसोर्स कर दी। यस। तो अब ये कैसे पता चलता है कि सैलरी अच्छी एक्यूरेट बनी हुई है, सैलरी में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। Do you have any control over them? Yes, we do have control over it. Very good. I just want to evaluate it because it is relevant for financial. And what other outsourcing you have done? Survey recruitment outsourcing. It means one party, one agency is roaming around the world and get the best talents for us, and we are paying them. अब ये टैलेंट हंट करके आप लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो, तो यू आर नॉट part of entities, that information system or that business process which is relevant for financial. What you are doing, sir? We are brand promotional experts. So what you are doing, we are placing the brand of the entity over international market. Fine. If you are placing the brand of the company in international market, do we need any internal control over where you are putting that, where you are putting that, how you are putting that? Sir, that may be a control relating to brand image, but that may not be a control which is directly affecting the information system or business process of an entity. So just we don't want to indulge into that. हमको क्या करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट ही नहीं कर। अरे तो आप ही कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कोई चीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट होती है कि नहीं होती है? हाँ, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। इफ सर्विस अफेक्ट्स द फॉलोइंग, इट वुड बी ट्रीटेड एज रेलेवेंट। अगर सामने वाले की सर्विस नीचे लिखी हुई चीजों को अफेक्ट करती है तो वो रेलेवेंट मानी जाएगी। भाई साहब, मैंने आपको जो पढ़ाया वो बता दूं। मैंने पढ़ाया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, मैंने पढ़ाया यूजर एंटिटी कौन होती है, मैंने पढ़ाया सर्विस ऑडिटर कौन होता है,
मैंने पढ़ाया यूजर ऑडिटर कौन हो, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ रिलेवेंट सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज रेलेवेंट हैं या नहीं है, ये देखना है मुझको। तो अब रेलेवेंट है कि नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या है, बार बार आपको वहां पहुंचाना जरूरी है कि अपन कर क्या रहे हैं। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो स्ट्रक्चर क्लियर होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का, कि हाँ यार अपन लॉजिकल फ्लो में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ पढ़ के और एग्जाम्पल दे दे के और आपको सब कर दिया और उसके बाद आप बोलो साला हाँ क्या। नहीं सर, आप बिल्कुल क्लियर रहो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अब अपन किस पे, रिलेवेंट सर्विसेज। कब कहेंगे कि ये जो आउटसोर्सिंग एंटिटी है, ये जो सर्विसेज दे रही है, ये सर्विसेज हमारे लिए रिलेवेंट है। देखते हैं भाई, सेल परचेस आउटसोर्स कर दिया है। ओ भाई साहब, सेल परचेस आउटसोर्स कर दिया है तो ये तो वो ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहे हैं। मेरे P&L के 70% ट्रांजैक्शन तो आउटसोर्स ने, अगर परचेस और सेल तुमने क्या कर दी, आउटसोर्स। समझ रहे हो। 70% ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर आउटसोर्स्ड है, तो भाई मेरी तो नींद ही उड़ जानी है। मैं एज एन ऑडिटर हूं उस एंटिटी का जिसकी 70% ट्रांजेक्शन ऑफ P&L बाहर है, एंटिटी से बाहर प्रोसेस होते हैं। ओ भाई मैं तो ऑडिटर में नींद उड़ गई, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। या भैया ये है ना, इनकी प्रोसेस ही आउटसोर्स्ड है। कौन सी, बोले इनके ट्रांजेक्शन ही इनिशिएट बाहर होते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी बाहर होते हैं, ट्रांजेक्शन प्रोसेस भी बाहर ही होते हैं, ट्रांजेक्शन करेक्ट और ट्रांसफर भी बाहर ही होते हैं। आप कौन हो, मैं क्लाउड किचन। अच्छा, अब क्लाउड किचन हो। हाँ, कैसे बेचते हो, ऑर्डर आते हैं, कहाँ से आते हैं। एक तो हमारा खुद का फोन नंबर है, वो तो ठीक है। उसके बाद जोमेटो, स्विगी एंड ऑल अदर्स। तो ऑर्डर बंदा कहाँ देता है, ऑर्डर जोमेटो पे देता है, स्विगी पे देता है, उबर पे देता है। वेरी गुड, मतलब ट्रांजेक्शन इनिशिएट कहाँ हो रहा है, बाहर। अच्छा, कितनी क्वांटिटी बेची, किस रेट में बेची, ये कहाँ होता है, सर वो उनकी साइड से बुक होता है, तो रिकॉर्ड भी वही होता है। हाँ, बिल की कॉपी भी उसी को जाती है। ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस कहाँ होता है, कि भाई ये डिलीवरी देनी थी तो दी गई या नहीं दी गई, और वही होता है। हम तो सिर्फ बनाते हैं, हम पर प्रोडक्शन करते हैं, देने का काम भी वही लोग करते हैं। बहुत बढ़िया। गलती हो जाए उसको करेक्ट करना हो या ट्रांसफर करना हो ट्रांजेक्शन का, सर सब वही करते हैं। बहुत बढ़िया। तुम क्या करते हो, हमसे प्रोडक्शन करते हैं। उनका बाइक वाला आता है, हमारे से खाना लेता है, चला जाता है। अद्भुत। मैं तुम्हारा कर रहा हूँ ऑडिट, अब मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, करेक्टेड, ट्रांसफर सब बाहर हो रहा है। वो लोग क्या इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हैं, पता ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर, तो इसका मतलब हम अगर किसी क्लाउड किचन का ऑडिट कर रहे हैं तो हम स्विगी
और जोमेटो के सिस्टम ऑडिटर की रिपोर्ट लगेगी। बात करेंगे ना, लगेगी कि नहीं लगेगी वो बात अलग है। लॉजिक समझ में आना चाहिए। अभी तो मेरे को टेंशन हो गया बाबा, 100% सेल इनकी कैसे हो रही है, ऐसी हो रही है। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, क्लाउड किचन के लिए आप परचेज कहाँ से करते हो? बोले हमने एनुअल ऑर्डर दे रखा अमेजोन पे, वो हमारे लिए सोर्स करके देते हैं। बढ़िया है, मटेरियल भी बाहर से आ रहा है, सेल भी बाहर वाले ही कर रहा है, अपन बैठ के मस्त प्रोडक्शन कर रहा है और कोई काम नहीं। वर्क साइट का नाम सुना आपने? ये जितने एग्रीगेटर्स हैं, दे आर ऑर्डर बुकिंग एजेंट्स, दे आर लाइजनिंग एजेंट, ये सब लोग यही कर रहे हैं। तो अब इन लोगों का जब ऑडिट करने जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज है, जो अभी कई लोग ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात। हाँ बोले सेल है तो सेल रिकॉर्ड करो, बाबा कितनी सेल हुई है, कैसे इंश्योर कर लिया आपने कि सेल की कंप्लीटनेस क्या है? चलो, क्लाउड किचन है ना, क्लाउड किचन ने सेल ला के आपको ट्रायल बैलेंस में दे दी ऑफिस में, आप बैठे मस्त आपका टैक्स ऑडिट कर रहे, टैक्स ऑडिट कर रहे। अबे मेरे को ये बता कि सारी की सारी सेल रिकॉर्डेड है, ये कैसे पता लगाएगा? कोई तो तरीका होगा। कैसे आपने पता लगाया कि जो ये क्लाउड किचन की सेल है ये कंप्लीट है और इसने ये सेल छुपाई नहीं है? चलो बताओ, तुम ऑफिस में ऑडिट करते हो सारे, तो लगाया ही नहीं, मेरे को मालूम है। क्या? और बोल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया, उन्होंने बोल दिया हाँ हमने सब डिस्क्लोज कर दिया है। जो समझदार बच्चे हो क्या करते हैं, वो बोलते हैं एक काम करो, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, जोमेटो का, उबर का, स्विगी का स्टेटमेंट लाओ, उन्होंने कितना कमीशन लिया उसका स्टेटमेंट लाओ। कमीशन के स्टेटमेंट से टैली करते हैं फिर जाके सेल्स को कि यार ये सेल पूरी हुई कि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको डर है। अच्छा, क्या उनके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की रिपोर्ट आप देखते हो? नॉर्मली हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते हो? वो बात आगे आएगी। और आप, मैं अभी जो आपको समझाना चाह रहा था कि स्विगी जोमेटो से सेल परचेस हो रही है, तो क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है? सर मेरे लिए भयंकर रेलेवेंट। वेरी गुड। और कौन सी सर्विस आपने आउटसोर्स कर रखी है? सर वो सैलरी। अच्छा, सैलरी में क्या होता है? सर वो हमारे यहाँ जो है वो बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं, सारे एम्प्लॉयज आते हैं, बायोमेट्रिक्स पे अटेंडेंस आ जाती है, लीव आ जाती है, इधर से हम डेटा भेज देते हैं, इतनी लीव है, ये इनकी मास्टर सैलरी है, ये इनका सैलरी, सॉरी सैलरी मास्टर है, सैलरी मास्टर में लिख देते हैं कि इनके अलाउंस इतने हैं, बेसिक इतना है, पीएफ इतना है, डीए इतना है। वो सब हमने दे दिया है आउटसोर्सिंग एजेंसी को। यहाँ से सारी की सारी अटेंडेंस एक्सपोर्ट हो जाती है, वहां पर सैलरी बन जाती है। सैलरी बनने के बाद चेक बन जाते हैं, चेक से अमाउंट हमको आ जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि आप इनकी सैलरी अप्रूव कर दो। हम यहाँ टिक करते जाते हैं, उन सबके अकाउंट में आरटीजीएस एनईएफटी होता जाता है। वेरी, यानी आपने सैलरी इनिशिएट भी कर ली, सैलरी रिकॉर्ड भी कर ली, सैलरी प्रोसेस भी कर ली, सैलरी की रिपोर्ट भी दे दी। जी, आप हमारे लिए भयंकर रेलेवेंट हो, क्योंकि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो।
और आपने ये डेटा टेली में एक्सपोर्ट भी कर दिया, और टेली में वो डेटा इंपोर्ट भी हो गया, और टेली में वो डेटा इंपोर्ट होने के बाद हमारे सैलरी अकाउंट में भी आ गया, टीडीएस में भी आ गया, सब दूर आ गया। अद्भुत अद्भुत। रटना है? नहीं नहीं रटो। पहले लो ई, फिर लो टी, फिर लो ए, पी पी ए, टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन। पागल हो क्या? ऑडिट कर रहे हो, रटोगे ये? रटने की चीजें क्या है? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट यूज। सिग्निफिकेंट है क्या? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कौन से ट्रांजेक्शन है जो इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, करेक्ट, ट्रांसफर होते हैं? अच्छा ये बताओ कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अफेक्ट होते हैं? यानी बाबू कि क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस होते हैं? हाँ। तो ट्रांजेक्शन किस हद तक प्रोसेस होते हैं? अच्छा, वो हद तक प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन अकाउंट्स को किस हद तक अफेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, चलो ये तो हुए ट्रांजैक्शन। व्हाट अबाउट इवेंट? सर हमने इंश्योरेंस क्लेम पूरा आउटसोर्स कर रखा है, क्लेम डिपार्टमेंट ही हमारा अलग है। क्या होता है क्लेम डिपार्टमेंट? अरे सर, हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना हम, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये प्रोसेस करते हैं, हमारा मटेरियल परचेस करते हैं या सेल्स परचेस करते हैं, मटेरियल करते हैं, मटेरियल परचेस करते हैं, परचेस करते हैं, तो परचेस करते समय ये बड़ी दिक्कत होती है। 50 तरीके की जो है उसमें टेंशन है। कभी हमको फ्रेट क्लेम करना पड़ता है, कभी हमको लॉस क्लेम करना पड़ता है, कभी हमको क्वालिटी क्लेम करना पड़ता है, कभी हमको सामने वाले को परचेज रिटर्न करते हैं, फिर वो परचेज रिटर्न नहीं लेते तो उस पर लीगल सूट फाइल करना होता है। तो हमने तो ये कर रखा। और दूसरा क्या, देखो सर हम तो क्या है, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं। कोई बोल देता है तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में तो कॉकरोच निकला, कोई बोल देता है तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक तो सड़ा हुआ था, कोई बोलता था मुझे तो फूड अडल्ट्रेशन हो गया। पूरे देश में दिन भर में लाखों बोतल कोल्ड ड्रिंक की बिकती है, और हजारों केस लगते हैं गोपा फोरम में। ये हमारी हार्ड कोर रियलिटी। तो के दिन भर यही करते रहे क्या? लीगल डिपार्टमेंट है ना, उसको बोल दिया। अरे बाबा, तो तेरा लीगल डिपार्टमेंट है, वो हजारों केस जो तेरे ऊपर लगे हैं, और जो हजारों केस तूने लगाए हैं, हजारों केस जो तेरे ऊपर लगे हुए, तो सब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी तो हो सकते हैं, प्रोविजन भी तो हो सकते हैं, लॉस भी तो हो सकता है। और जो तूने हजारों केस लगा रखे हैं वो सब कॉन्टिजेंट एसेट है, और कुछ एसेट भी हो सकती है। हाँ। और यार तो फिर ये तो हमारा अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे यार। तू जो इवेंट कैप्चर कर रहा है भाई, ये लीगल आउटसोर्सिंग में अपने तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हुए। जी बिल्कुल। अब अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसोर्स है, या ट्रांजैक्शन की प्रोसेस आउटसोर्स है, या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी आउटसोर्स है, या इवेंट आउटसोर्स है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस ही आउटसोर्स्ड है। क्या मतलब? अरे भैया हमको इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट बताते नहीं आता। देखो यार, 3-4 चीजें तो हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लिया है, वो हमको करके देता है। देखो हमको ब्रांच कंसोलिडेशन नहीं आता, हमने ब्रांच कंसोलिडेशन की लेके एजेंसी रख दी। देखो हमको अकाउंटिंग एस्टिमेट निकालते नहीं आते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वाला, ये 3 अकाउंटिंग एस्टिमेट तो हमसे साहब निकलते ही नहीं। तो हमने तो ये भी आउटसोर्स कर दिया है। बहुत बढ़िया। और और यार मैं आपको क्या बताऊं, नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाने का काम भी बहुत टिपिकल। शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाओ, फिर साला कोई इंड एस के हिसाब से नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाओ। और हम तो इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, वो भी आउटसोर्स कर दिया।
वाह भैया वाह, आपने तो हमें जो आउटपुट दे रहे हो वो आउटपुट आउटसोर्स एंटिटी से आ रहा है। गजब गजब, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ही आउटसोर्स्ड है। हाँ भाई साहब, ये तो हमको भयंकर अफेक्ट करेगी, भयंकर अफेक्ट करेगी। ओके, और क्या? सर ऐसा है, हमारे यहाँ क्या है, डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स बहुत इशू होते हैं। और हमने ये डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स ही आउटसोर्स कर रखे हैं। किसको डेबिट नोट छोड़ना है, किसको क्रेडिट नोट छोड़ना है। क्या है ना, मैं हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ओनर, बहुत बड़े चेन है मेरी, क्रोमा। क्रोमा, टाटा क्रोमा है, रिलायंस डिजिटल है। आ, आप इन बड़े बड़े स्टोर्स की बात करो तो देश में हजारों स्टोर्स हैं। ये करते हैं बल्क बाइंग। अब जैसे सोनी आया, सोनी ने ऑफर दिया, अगर आप 1 लाख टीवी लोगे, इफ यू गेट 1 लाख टेलीविजन सेट्स, अगर आप 1 लाख टेलीविजन सेट्स लेते हो इस पर्टिकुलर मॉडल के, तो हम आपको जो है पर टेलीविजन 60,000 कर देंगे कॉस्ट। 2 लाख ले लोगे, दैट वुड बिकम 50,000। क्रोमा और रिलायंस डिजिटल बोलेंगे कि देखिए ऐसा है, हम ये स्कीम में हिस्सा तो ले लेते हैं, पर हम मंगाएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 1 लाख आज ही मंगा लिया। अब देखते हैं, सीजन जैसा चला, दिवाली वाली बढ़िया चल गई, तो हो सकता है हम 1.5 लाख टीवी बेच दें, 2 लाख टीवी बेच दें, 3 लाख टीवी बेच दें। तो बोलते ठीक है, हम आपको अभी तो बिलिंग नॉर्मली करेंगे, आपने बल्क वो टच कर लिया टारगेट, तो आपको पर टीवी डिस्काउंट दे देंगे। अब मैं आपको बताऊं, क्रोमा स्टोर के अंदर 3,000 तो आइटम होंगे, और उन 3,000 आइटम की 3,000 स्कीमें होंगी, और उन 3,000 स्कीमों के 3,000 अलग अलग डिफरेंट सप्लायर होंगे। उन 3,000 स्कीमों के अंदर हमने कौन सी स्कीम के अंदर क्या कर लिया है, उससे कितना क्लेम करना है, भाई यही आउटसोर्स करते हैं हमने। डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करो। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, जो क्रोमा को सप्लाई कर रहा है, वो सप्लायर ये देखना चाहता है कि भाई वो सामने वाला क्लेम करे उससे पहले ही मैं उसको क्रेडिट नोट भेज दूं। उसने भी आउटसोर्स कर दिया कि तुम क्रेडिट नोट इशू करना, आउटसोर्स। क्रोमा डेबिट नोट आउटसोर्स कर देगा, ये क्रेडिट नोट आउटसोर्स कर देगा, यानी जर्नल एंट्रीज के सराउंडिंग आउटसोर्सिंग होगी। तो भाई मेरे लिए तो ये भी अपने आप में क्या होगी, रेलेवेंट होगी। तो कब मेरे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट रहेगा, हाउ आई कैन डिसाइड? सर, I can decide with the significance of transaction. I can decide with the procedure related to transaction. I can decide with the counting of that particular transaction. I can decide what kind of events are being captured by the outsourcing agent. I can decide how the financial reporting process has been outsourced to the outsourcing agent. I can determine how my journal has been affected by the outsourcing activities. So if these they are affecting me, if they are affecting my significant transaction, if they are affecting my transaction procedure, if they are affecting my accounting records, if they are affecting my events, if they are affecting my financial reporting process, if they are affecting my control surrounding the journal entries, definitely I'll say that yes, these this service organizations services are very much relevant for me as an auditor, because they are very much relevant to financial reporting. So kindly understand that every service organization is not at all relevant for audit, but
It is auditor's professional judgment whether these services are relevant for us. Are you getting me? ऑफिस से एग्जाम्पल निकाल कर ही ऑडिट को समझा जा सकता है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई रिलेटेड पार्टी, ना कोई फालतू के इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल, कुछ नहीं। आप सिंपल अपने आसपास अपना ऑफिस और अपने वातावरण में से एग्जाम्पल निकालो, समझो, दिमाग में रजिस्टर करो, मेमोरी हुक अपने आप बनेंगे। मेमोरी हुक फंडामेंटल होते हैं, मेमोरी हुक वो नहीं होते हैं ABCDEFGH भी मैं आपको करवा देता। चलो बेटा, सबसे पहले करते हैं। अब देखो क्या करता मैं क्या करता मैं करता कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, देन प्रोसीजर, देन अकाउंटिंग, देन इवेंट्स, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन कंट्रोल। फिर मैं करता ए एफ सी, फिर इसके बीच में डैश लगा देता। फिर आपको बोलता ए सी, फिर आप सब लोग चालू होते TPEFC। फिर एग्जाम आती। एग्जाम के हॉल के अंदर आप कॉपी के अंदर रोल नंबर भी 4 बार चेक करते हो। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वहां पे कि मैंने रोल नंबर सही लिखा कि नहीं, मैंने सब्जेक्ट सही लिखा कि नहीं। उस स्थिति में आप इसको डिकोड करने की बात करते हो यार, क्या बेवकूफ आदमी हो। मेंटल स्टेटस तो देखो वहां का। खुद का रोल नंबर खुद की कॉपी में लिखने के बाद में 4 बार चेक कर रहा कि मेरा रोल नंबर मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं डिकोड कर लूंगा ये वहां जाके। आधे से ज्यादा इंडिया ऑडिट में फेल हो रहा है इन महान रचनाओं के कारण। अरे भाई मैंने याद कराई 6 चीज, चलो 6 नहीं याद आई, 4 तो याद आएंगी, 4 तो लिख के आएगा, या तो एक नहीं खुलने वाला। ये ऑडिट है यार, इसे रटा नहीं जाता है। ऑडिट ट्रिक्स का मतलब ये थोड़ी है कि शॉर्ट ट्रिक बना लो। कांट, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग स्टोरी बना लेंगे, बना लो स्टोरी। क्या स्टोरी बनाओगे। घनघोर था, वो ऑडिट पे गया, वहां जाके उसने देखा कि भैया कौन कौन से ट्रांजेक्शन आउटसोर्स हुए हैं। फिर उसने देखा कि अरे अरे प्रोसेस भी आउटसोर्स है। फिर उसने देखा अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी आउटसोर्स है। फिर उसने कहा अरे अरे इवेंट भी आउटसोर्स है। अरे देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आउटसोर्स है। अरे अरे जर्नल एंट्री भी आउटसोर्स। देखो आपको याद हो गया। भाई सब ये कहानी नहीं बताते तो भी मुझे याद है। आप कहाँ मुझे फालतू की बातों भूल जा रहे हैं। मुझे आ गया समझ में, मेरे मेमोरी हुक्स में क्लियर है। सबसे पहले मैं देखूंगा ट्रांजैक्शन कितने सिग्निफिकेंट है जो आउटसोर्स है। दूसरा मैं देखूंगा कि क्या मेरी पूरी ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे आउटसोर्स नहीं है, ट्रांजैक्शन की प्रोसेस आउटसोर्स्ड है, या ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग आउटसोर्स्ड है, या इवेंट का कैप्चर्ड आउटसोर्स है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आउटसोर्स है, या जर्नल एंट्रीज से सराउंडिंग कंट्रोल जो है दे आर आउटसोर्स। आई हु नोस व्हाट इज आउटसोर्स्ड। They are all relevant. And mind it, these are all examples. ये सब एग्जाम्पल्स। हेलो, जब भी कोई ऑडिट की बैच शुरू होती है, टीचर शुरू होता है कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाना। क्यों? इंप्रेशन जमाना बच्चों में मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से पढ़ाना चालू करना यार। क्या कोड ऑफ एथिक्स से चालू होता है? अब तो भगवान ने अच्छा करा कंपनी ऑडिट ही निकाल दिया, नहीं तो कंपनी ऑडिट से शुरू होते थे। और बच्चों और क्या पढ़ा रहे हो ओ भाई। 60 नंबर के तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आने फाइनल में नए वाले में। अब पढ़ना चालू कर रहे हैं कोड ऑफ इथिक्स से।
क्या करोगे कोड ऑफ इथिक्स? 12 नंबर का पूछ ले तो बोल देना नए नए सिलेबस में। 12 नंबर से ज्यादा कोड ऑफ इथिक्स नहीं आना, उन्होंने इंटर में उठा के डाल दिया। और जो चीज इंटर में चली जाती फिर वो फाइनल में रेलेवेंट खो देती है। भाई साहब, ये आप ध्यान रखें इस बात का। पुराना पैटर्न गया एक तरफ, ये नया पैटर्न है। नए पैटर्न में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और वो भी कौन से? जो फाइनल वाले हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर ऑडिटिंग का टीचर कोड ऑफ इथिक्स लेके चालू होगा, हर ऑडिटिंग का टीचर कंपनी ऑडिट लेके चालू होगा। ओ भाई, इंटरमीडिएट में चालू हो जाते हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं, कंपनी ऑडिट पढ़ा रहे हैं। ओ भाई, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ाओ, रोजी रोटी ये है। ऑफिस में ये काम में आ रहे हैं। अभी आप देखो आउटसोर्सिंग में स्विगी जोमेटो वाले क्लाइंट हैं। अब आप ऑडिट करो, नहीं आपके दिमाग की घंटी बज जाए ऑफिस में तो बताना। अब आप ऑडिट करो, जैसे स्विगी जोमेटो आएंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके ऑडिट में हमको और क्या क्या करना है। भाई, अब तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव चालू हुआ। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द यूजर ऑडिटर। मेरा तो टेंशन ही शुरू हो गया। ओ साले ने ढेर सारी चीजें आउटसोर्स कर दी, मेरा टेंशन चालू। क्योंकि अब मेरी ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिपेंड करता है सर्विस के नेचर और सर्विस के सिग्निफिकेंस पे। मैं कितना काम करूं? यूजर ऑडिटर, यूजर ऑडिटर कितना काम करेगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन nature and significance of services which is we are receiving. My user entity, how much it is receiving this service organization's services, it all determines how much work I am going to perform in my audit. It's very important. ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजर ऑडिटर क्या है? यूजर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? SA 402। यहां से तो अब ऑब्जेक्टिव चालू हो रहा है। अभी तक तो माहौल ही बन रहा था कि भाई ये कर क्या रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव चालू हो रहा है। अब आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है कि आपने इतनी सारी बातें मुझसे कर ली है वहां पे कि अभी आपको एकदम बच्चा लगेगा। देखो क्या है, to obtain an understanding of the nature and significance of services provided by service auditor। significance of service भी देख के आए अपन, and their effect on the user entities internal control relevant to audit, और उनका internal control पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। sufficient to identify and assess the risk of material misstatement, ताकि मुझे ROMMS पता चल जाए। एंड जब ये पता चल जाएगा कि ROMMS क्या है, तो मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करूंगा उस रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए। रिस्क भी मैंने पढ़ा दी, तीनों रिस्क मैंने पढ़ाई हुई है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, और फिर उसके ROMMS भी पढ़ाया हुआ है। अभी आप देखो क्या हो रहा है। यार, मेरी समस्या क्या थी इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को शुरू करते समय? समस्या ये थी कि मेरे क्लाइंट ने बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स कर रखा है, और जिन चीजों को आउटसोर्स कर रखा है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। और अगर वो बहुत सिग्निफिकेंट है तो मेरी कंसर्न ये है कि यार उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, सो दैट मैं अपनी ROMMS डिसाइड कर सकूं। अब अगर मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को देखते हुए, कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करते हुए मुझे ROMMS डिटरमाइन करनी, तो वही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव of an auditor under 402 is to obtain an understanding of nature and significance of service provided by service organization and their effect on user entities internal control which are relevant to audit. Why? So as to identify the ROMS, risk of material statement, and to design and perform the audit procedure and give response to that risk. वेरी सिंपल। बाकी की बात करेंगे कल। कल तो यहीं से चालू करेंगे, अभी 15 मिनट इसके ऊपर और देंगे, उसके बाद बात करेंगे।
तो बाकी की बातें होंगी। थैंक यू।